नमस्कार दोस्तों, बादल कंकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराणा सांगा। क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 ईस्वी से लेके 1528 ईस्वी तक रहा था। तो महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 से 1528 ईस्वी तक माना जाता है। इनके पिता का नाम, महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था और माता का जो नाम था वो रतन कुंवर था। कहते हैं कि रायमल के 11 रानियां थी और 13 पुत्र थे। तो महाराणा रायमल के 11 रानियां थी और 13 पुत्र थे। मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा महाराणा सांगा था और रायमल के जीवन काल में ही पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा इनके बीच में, यानी 3 पुत्रों के बीच में, रायमल के 3 पुत्रों के बीच में पृथ्वीराज और जयमल और संग्राम सिंह के बीच में महाराणा रायमल के जीवन काल में इन 3 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो जाता है। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है राजा बनने के लिए। तो संघर्ष होता है पृथ्वीराज और जयमल और संग्राम सिंह के बीच में। ये तीनों अपनी अपनी जन्म पत्री या जन्म कुंडलियां लेके एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी इनको कहता है कि ग्रह और जो नक्षत्र है वो तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, कि ग्रह और जो नक्षत्र है वो तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन जो राजयोग लिखा है वो महाराणा संग्राम सिंह के लिखा है। संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के पक्ष में लिखा है। तो ये तीनों जन्म पत्रियां लेके जाते हैं अपने अपने, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी इनको कहता है कि ग्रह और नक्षत्र तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे चल रहे हैं, इनके भी कोई भी किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी कोई भी कार्य में, लेकिन जो राजयोग लिखा है वो संग्राम सिंह के लिखा है। और ये दोनों इतनी बात सुन के महाराणा सांगा पे टूट पड़ते हैं। यानी जयमल और पृथ्वीराज ज्योतिषी की बात सुनकर संग्राम सांगा पे हमला कर देते हैं और पृथ्वीराज ने हुल मारी, यानी कोई बंदूक वगैरह की जो हुल होती है, हुल मारने से महाराणा सांगा की एक आंख चली जाती है और वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है, एक आंख से अंधा हो जाता है। तो हुल किसने मारी? तो पृथ्वीराज ने महाराणा सांगा के हुल मारी थी और महाराणा सांगा एक आंख से हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। रायमल का चाचा था, उसका नाम था सारंगदेव। रायमल का चाचा था और सांगा का वैसे दादा हो गया, दादा का भाई, सगे दादा का भाई। तो इसने बीच बिचाव भी किया। ये बीच बिचाव करता है, ये तीनों जब लड़ रहे होते हैं और एक बार के लिए इनके संघर्ष को विराम दे देता है, एक बार के लिए इनके विवाद को रोक देता है, लेकिन यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। तो बीच बिचाव करने वाला कौन था? तो सारंगदेव था, जो रायमल का चाचा था लेकिन सांगा का दादा था।
और सारंगदेव कहता है कि आपको ज्योतिषी की बात पे विश्वास कर कर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और महाराणा सांगा अपने भाइयों से डरकर अजमेर के करमचंद पंवार के पास चला जाता है और अपना अज्ञातवास वहीं बिताता है। तो महाराणा सांगा ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था, प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, कंपटीशन के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है कि महाराणा सांगा ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया, तो अजमेर में। और किसके पास बिताया, तो करमचंद पंवार के पास बिताया था। पृथ्वीराज जो महाराणा सांगा का भाई होता है उसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। और इसके 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने अपने बहनोई के हाथों जहरीले लड्डू खा लिए थे, इसलिए इसकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज की। और जो जयमल है, जयमल को राव सुल्तान के हाथों मारा जाता है, ये भी मारा जाता है जयमल भी। अब उत्तराधिकार के लिए महाराणा सांगा को इनके पिता रायमल ने अजमेर से बुला लिया और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और 1509 ईस्वी के अंदर 27 वर्ष की उम्र में महाराणा सांगा राजा बन जाते हैं मेवाड़ के राजा बन जाते हैं। यानी महाराणा सांगा का जो जन्म होता है वो 12 अप्रैल 1482 को होता है। तो 1482 से लेके और 1509 ईस्वी तक का जो समय है वो 27 वर्ष है। यानी महाराणा सांगा जब शासक बने तो उनकी उम्र 27 वर्ष थी। उसके बाद में इनका गुजरात के साथ संघर्ष होता है। गुजरात के साथ संघर्ष, तो महाराणा सांगा का गुजरात के साथ किस बात को लेके संघर्ष था, तो वो बात थी ईडर। गुजरात के अंदर एक स्थान का नाम है जिसका नाम था ईडर। इसके प्रश्न को लेके महाराणा सांगा का विवाद होता है गुजरात के साथ में। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गुजरात के शासकों के साथ में महाराणा सांगा का विवाद क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ, तो ईडर को लेकर हुआ। ईडर का शासक था राव भान और इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम सूर्यमल, दूसरे का नाम भीम। सूर्यमल बड़ा पुत्र था और राव भान की मृत्यु के बाद सूर्यमल राजा बनता है, लेकिन 18 माह बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके स्थान पे सूर्यमल का पुत्र रायमल सूर्यमल का उत्तराधिकारी बनता है ईडर का। तो महाराणा सांगा का गुजरात के साथ जो विवाद का कारण था वो था ईडर। और ईडर का जो शासक था राव भान था और राव भान के 2 पुत्र थे सूर्यमल और भीम। सूर्यमल की 18 माह बाद में मृत्यु हो जाती है और इसके स्थान पे इसका पुत्र रायमल उत्तराधिकारी बनता है। ये अल्पवयस्क होता है, अल्पायु होता है।
और जो इसका चाचा है, रायमल का चाचा है भीम, वो इसका फ़ायदा उठाता है, रायमल का, इसके बचपन का फ़ायदा उठाता है और ईडर पर अधिकार कर लेता है, ईडर पर अधिकार कर लेता है। और रायमल मेवाड़ चला जाता है, मेवाड़ के अंदर महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है, महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है रायमल। तो गुजरात के साथ संघर्ष होता है, ईडर के पर्सन को लेके होता है, और ईडर का जो शासक होता है उस समय वो होता है रावभाण। और रावभाण के 2 पुत्र थे, एक का नाम सूर्यमल और दूसरे का नाम भीम। रावभाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल उसका उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन सूर्यमल की 18 माह बाद ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसके स्थान पे रायमल इसका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन इसके चाचा ने इसके लपाइयों का फ़ायदा उठा के रायमल को अपदस्थ कर दिया था, हटा दिया था, और ईडर पर खुद का अधिकार कर लिया था भीम ने। और रायमल जो चला जाता है मेवाड़ में और महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है। अब महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल के साथ कर दिया, रायमल के साथ कर दिया। और 1515 के अंदर महाराणा सांगा ईडर पर आक्रमण करता है, और यहाँ जो शासक होता है उस समय मतलब अधिकार तो अंडर में तो उसके होता है भीम के, लेकिन इसका पुत्र शासन कर रहा होता है भारमल। और ईडर पर जो शासन होता है भारमल का, यानी भीम के पुत्र का, भारमल को हटा देता है महाराणा सांगा और रायमल को वहाँ का शासक बना देता है ईडर का। तो महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल के साथ कर दिया और 1515 ईस्वी के अंदर ईडर पर अधिकार करने की कोशिश करता है, आक्रमण करता है, और वहाँ के जो शासक है ईडर का भारमल, उसको हटाकर रायमल को शासक बना देता है। उस समय जो गुजरात का शासक होता है, गुजरात का जो शासक होता है वो होता है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह शासक होता है, वो नाराज हो जाता है। किसे? तो महाराणा सांगा से नाराज होता है। महाराणा सांगा से इसलिए नाराज हो जाता है कि जब ईडर पर भीम ने अधिकार किया था, वो मुजफ्फर शाही की आज्ञा के अनुसार किया था भीम ने। इसकी आज्ञा के अनुसार भीम ने ईडर पर अधिकार किया था। इस बात और महाराणा सांगा द्वारा भीम के पुत्र भारमल को हटाए जाने के कारण मुजफ्फर शाह नाराज हो जाता है। अब मुजफ्फर शाह अहमदनगर के निजामुल मुल्क को आदेश देता है और मुजफ्फर शाह अहमदनगर के निजामुल मुल्क को आदेश देता है कि आप ईडर पर आक्रमण करो, कि आप ईडर पर आक्रमण करो और रायमल को हटाकर भीम को वहाँ का वापस शासक बनाओ, यानी भारमल को वहाँ का शासक बना दो। और निजामुल मुल्क ईडर पर आक्रमण करता है। जो रायमल है वो पहाड़ों में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है और निजामुल मुल्क इसका पीछा भी करता है, लेकिन पीछा करने पर रायमल इसको पराजित कर देता है। रायमल हरा देता है निजामुल मुल्क को। तो अहमदनगर के निजामुल मुल्क को मुजफ्फर शाह आदेश देता है कि आप ईडर पर आक्रमण करो और रायमल को वहाँ से हटा दो।
और यह आदेश पाकर निज़ामुल मुल्क ईडर पर आक्रमण करता है और रायमल पहाड़ों में चला जाता है। और पहाड़ों में चले जाने के बाद भी निज़ामुल मुल्क ने इसका पीछा किया था और पीछा करने पर रायमल ने इसको पराजित कर दिया, निज़ामुल मुल्क को हरा दिया। लेकिन मुजफ्फर शाह वापस नाराज़ हो जाता है और निज़ामुल मुल्क से नाराज़ होता है। निज़ामुल मुल्क से नाराज़ होता है कि निज़ामुल मुल्क आपने अनावश्यक ही रायमल का पीछा किया कि आपको ईडर से आगे जाने के लिए बोला ही नहीं गया था, आपको तो बस रायमल को हटाने के लिए बोला गया था, उस पर आक्रमण करो ईडर पर। आप वो पहाड़ों में चला गया तो आप उनके पीछे क्या लाने गए थे, इसलिए नाराज़ हो जाता है कि आपको ईडर से आगे जाना ही नहीं था। इसलिए मुजफ्फर शाह निज़ामुल मुल्क से नाराज़ हो जाता है और उसको वापस बुला लेता है। उसके बाद में मुजफ्फर शाह मुआरिज़ु मुल्क को ईडर का हाकिम नियुक्त करता है। उसके बाद में मुजफ्फर शाह मुआरिज़ु मुल्क को ईडर का हाकिम नियुक्त करता है। और इस मुआरिज़ु मुल्क ने एक दिन कोई भाट था और भाट के सामने महाराणा सांगा की तुलना कर देता है कुत्ते के साथ में। तो एक दिन मुआरिज़ु मुल्क ने एक दिन भाट के सामने महाराणा सांगा की तुलना कर दी कुत्ते के सामने, और इस बात का पता चल गया था महाराणा सांगा को कि भाई तेरी तुलना की है मुआरिज़ु मुल्क ने, और उसकी इतनी क्या औकात हो गई जो तेरी कुत्ते के साथ तुलना करता है। तो महाराणा सांगा वागड़ के उदय सिंह को साथ लेकर ईडर पर आक्रमण करता है, लेकिन मुआरिज़ु मुल्क के पास पर्याप्त साधन और सैनिक न होने के कारण इसको पीछे हटना पड़ता है और ये अहमदनगर भाग जाता है और ईडर पर वापस अधिकार हो जाता है महाराणा सांगा का ईडर पर अधिकार हो जाता है। और महाराणा सांगा अहमदनगर, बड़नगर और विसलनगर को लूटता हुआ वापस चित्तौड़ आ जाता है। उसके बाद में महाराणा सांगा के बार बार ईडर पर आक्रमण करने की वजह से क्या हुआ, गुजरात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुजफ्फर शाह, गुजरात का जो शासक होता है मुजफ्फर शाह, मलिक अयाज और इसके साथ में एक और व्यक्ति होता है किवामू मुल्क, इन दोनों के अधीन एक सेना, यानी दो अलग अलग सेना, मलिक अयाज के अधीन एक सेना और किवामू मुल्क के अधीन एक सेना, यानी दो सेना अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में मेवाड़ में भेजी जाती है। और रास्ते में मालवा का महमूद भी इनके साथ में मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम
सेनापतियों में अनबन होने के कारण मलिक अयाज वापस लौट आता है, उससे संधि करके, महाराणा सांगा से संधि करके वापस लौट आता है। उसके बाद में महाराणा सांगा का दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। तो दिल्ली सल्तनत पे जो राज था, पहले गुलाम वंश था, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद या खिजर वंश, जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश। तो 5 वंशों ने यहाँ शासन किया था, और महाराणा सांगा के जो समकालीन वंश था वो था लोधी वंश। और दिल्ली पर लोधी वंश का सिकंदर लोधी शासन कर रहा था महाराणा सांगा के समकालीन, और महाराणा सांगा सिकंदर लोधी के शासनकाल के समय से ही दिल्ली के प्रदेशों पर, दिल्ली के आसपास के प्रदेशों पर और कुछ दिल्ली के अंडर में आने वाले प्रदेश थे, उन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन राज्य की निर्बलता के कारण सिकंदर लोधी महाराणा सांगा का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता है, और सिकंदर लोधी महाराणा सांगा के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करता है। उसके बाद में सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी आता है इब्राहिम लोधी। वो सिकंदर लोधी का जो उत्तराधिकारी आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने सिकंदर लोधी के समय जो महाराणा सांगा ने प्रदेशों पर, जो दिल्ली वगैरह के जो प्रदेश हैं उन पे अधिकार कर लिया था, उनको वापस प्राप्त करने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और 1517 के अंदर आक्रमण करता है, और खातौली नामक स्थान पर, खातौली बूंदी में था, खातौली क्या खाली बूंदी, खातौली क्या खाली बूंदी, तो खातौली नामक स्थान पे, वर्तमान में कोटा के अंदर है, खातौली नामक स्थान पे महाराणा सांगा का इब्राहिम लोधी की सेना के साथ में युद्ध होता है, और महाराणा सांगा इसमें विजय होता है, और खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का बायां हाथ कट गया था, और एक तीर उसके घुटने में लगने के कारण वह आजीवन लंगड़ा हो गया था। तो आंख फोड़ी इसके भाई ने, पृथ्वीराज ने, महाराणा सांगा की। एक आंख से अंधा था, और खातौली के युद्ध में इसका बायां हाथ चला जाता है, और एक तीर इसके घुटने में लगने की वजह से ये आजीवन लंगड़ा भी हो जाता है। इस प्रकार महाराणा सांगा के शरीर पर कुल मिलाकर 80 घाव थे, और खातौली नामक स्थान पर खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी के अंदर, जिसमें महाराणा सांगा विजयी होता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। उसके बाद में 1518 में इब्राहिम लोधी वापस आक्रमण करता है मेवाड़ पर, और बाड़ी धौलपुर के अंदर स्थान है, बाड़ी धौलपुर नामक स्थान पर इनका आमना सामना होता है। लेकिन इस बार इब्राहिम लोधी की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था मियाँ माखन कर रहा था। मियाँ माखन और मियाँ हुसैन 2 व्यक्ति थे। तो मियाँ माखन और मियाँ हुसैन इब्राहिम लोधी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इधर महाराणा सांगा था, और महाराणा सांगा बाड़ी यानी धौलपुर बाड़ी के युद्ध के अंदर 1518 के अंदर वापस विजयी होता है।
इस प्रकार खातौली के युद्ध में और बाड़ी धौलपुर के युद्ध में महाराणा सांगा की ही विजय होती है। तो खातौली का युद्ध 1517 के अंदर होता है इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, और खातौली के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा का बायां हाथ कट जाता है और एक तीर लगने की वजह से घुटने के अंदर जीवन भर लंगड़ा हो जाता है। और 1518 के अंदर बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी की सेनाओं के साथ में। उनका जो नेतृत्व कर रहा था मियाँ माखन और मियाँ हुसैन कर रहे थे, और इसमें भी महाराणा सांगा विजय होता है। उसके बाद में मालवा के साथ संघर्ष। मालवा का कोई शासक था अपदस्थ, जिसको मतलब एक बार के हटा दिया गया था। पहले वो शासक था लेकिन बीच में हटा दिया गया था। अपदस्थ शासक था, उसका नाम था महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी सेकंड था। लेकिन महाराणा कुंभा के साथ जो 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर का जो युद्ध होता है उसके अंदर महमूद खिलजी फर्स्ट था। ये याद रखने की बात है कि महाराणा कुंभा के साथ में 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर का जो युद्ध होता है उसमें महमूद खिलजी फर्स्ट था। तो ये अपदस्थ शासक था महमूद खिलजी सेकंड, बर्खास्त कर दिया गया था। और एक हिंदू सामंत था जिसका नाम था मेदिनी राय, मेदिनी राय ने महमूद खिलजी को वापस शासक बनाने में मदद की थी। सर्वाधिक योगदान था मेदिनी राय का, यानी मालवा का वापस इसको सुल्तान बना देता है महमूद खिलजी सेकंड को। हिंदू सामंत था, मेदिनी राय हिंदू था और ये मुस्लिम था। अब इसके जो ज़्यादातर सेनापति थे वो मुस्लिम थे महमूद खिलजी के, और महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को वजीर बना लिया था, यानी प्रधानमंत्री बना लिया था अपना। इसलिए इसके जो मुस्लिम सेनापति वगैरह थे इनको इससे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी मेदिनी राय से, और वो महमूद खिलजी को बरगलाने लग जाते हैं, यानी इसके खिलाफ मेदिनी राय के खिलाफ बहकाना शुरू कर देते हैं। और ये महमूद खिलजी इनको मतलब मेदिनी राय को निकाल देता है, अपने साथ मालवा से निकाल देता है, और मेदिनी राय शरण में चला जाता है मेवाड़, महाराणा सांगा की शरण में चला जाता है। और मेदिनी राय को महाराणा सांगा ने गागरोन व चंदेरी की जागीर प्रदान करता है। तो गागरोन व चंदेरी की जागीर प्रदान करता है। तो महमूद खिलजी सेकंड को मालवा का शासक बनाने में सर्वाधिक योगदान था तो मेदिनी राय का था, जो हिंदू सामंत था, और इसको प्रधानमंत्री बनाया था महमूद खिलजी ने। इसलिए इसके जो मुस्लिम सेनापति होते हैं उनको ईर्ष्या होने लगती है, इसे जलन होने लगती है, और वो इसके खिलाफ बहकाना शुरू कर देते हैं महमूद खिलजी को मेदिनी राय के खिलाफ। और मेदिनी राय ने इसको निकाल दिया, और ये निकालने के बाद चला जाता है मेवाड़ महाराणा सांगा की शरण में, और महाराणा सांगा ने इसको गागरोन व चंदेरी की जागीर प्रदान की। (1519 ईस्वी की बात है। मालवा का महमूद खिलजी मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए गागरोन की तरफ जाता है, और इधर महाराणा सांगा को सूचना मिलने पर कि मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है महमूद खिलजी सेकंड, इसलिए महाराणा सांगा भी सेना लेके आ जाता है, और इनके बीच में युद्ध होता है। महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में वापस युद्ध होता है 1519 में, और महाराणा सांगा इसको बंधक बना लेता है महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी सेकंड को बंधक बना लेता है और चित्तौड़ ले आता है, और इसको चित्तौड़ के अंदर 3 माह तक कैद रखा जाता है। सारंगपुर विजय के बाद 1437 के बाद में 1437 में जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था उस समय भी महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को बंधक बना लिया था, महमूद खिलजी फर्स्ट को बंधक बना लिया था,
और 6 महीने तक इसी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर उसको भी कैद रखा जाता है, लेकिन बिना शर्ती उसको रिहा भी कर देता है वो। और इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी का एक पुत्र आसफ खां मारा जाता है। इस युद्ध में महमूद खिलजी का एक पुत्र आसफ खां मारा जाता है। एक दिन महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी को बोला कि हम आपको कुछ नज़र करना चाहते हैं, यानी कुछ भेंट करना चाहते हैं, कुछ नज़र करना चाहते हैं, कुछ भेंट करना चाहते हैं। तो उसने बोला, महमूद खिलजी ने कि हर चीज़ के देने के 2 तरीके होते हैं। हर चीज़ के देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो अपने से बड़े को देना और एक छोटे को देना, और इन दोनों के भी तरीके अलग अलग हैं। बड़े को जो नज़र की जाती है उसको देने का तरीका अलग होता है, और छोटे को अगर कोई चीज़ भेंट की जाती है वो देने का भी तरीका अलग अलग होता है। बड़े को जब कोई भी चीज़ दी जाती है तो हाथ झुकाकर दिया जाता है, लेकिन छोटे को जब कोई वस्तु भेंट दी जाती है तो हाथ ऊपर करके दिए जाते हैं। और हाँ, मुझे नज़र करो, इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मैं तो आपका कैदी हूँ, और मुझे भी भिखारी की तरह किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए महाराणा सांगा खुश होता है उसकी बात सुनकर, और उसे मालवा का आधा राज्य वापस लौटा देता है। और महमूद खिलजी ने भी महाराणा सांगा की अधीनता स्वरूप रतन जड़ित मुकुट और स्वर्ण कमर पेटी महाराणा सांगा को भेंट में दे देता है। और महमूद खिलजी है वो रतन जड़ित मुकुट और स्वर्ण कमर पेटी वो महाराणा सांगा को समर्पित कर देता है, और महमूद खिलजी जो महाराणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी के आगे के अच्छे व्यवहार के लिए, कि आगे से अच्छा व्यवहार करेगा, इसके लिए जमानत के रूप में इसके एक शहजादे को अपने पास रख लेता है। और महाराणा सांगा के इस उदार व्यवहार का मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इसकी प्रशंसा की है, और यही उदार व्यवहार आगे जाके राज्य के लिए हानिकारक रहेगा। और इस प्रकार महाराणा सांगा का संघर्ष आगे बाबर के साथ में होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।